एक या दो पेज जो मिसिंग थे वो बाद में ग्रुप में पोस्ट किए गए थे, बट मैं अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कोई और जगह से 2-3 दिन हूँ मैं बाहर आया हुआ आउट ऑफ स्टेशन, और यहाँ का जो नेटवर्क है उसमें कुछ कठिनाई होने से मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ वो फाइल्स। तो मैं अपने मोबाइल से ही पढ़ करके और उन्हें करने का प्रयास करूंगा। आप लोग अपने फोन पर बाद में पीडीएफ में इसे देख करके रीचेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 27 नंबर सूत्र था, अग्रमहिषी पद। अग्रमहिषी मतलब वाइफ होती है, रानियां। देवेंद्र देवराज चक्र के 8 अग्रमहिषियाएं थी। अग्र महिषियाएं है पद्मा, शिवा, शची, अंजू, अमला, अप्सरा, नवमिका और रोहिणी। ये 27 नंबर सूत्र है। चैप्टर चल रहा है 8वां। उसके आगे है देवेंद्र देवराज ईशान के 8 अग्र महिषियाएं हैं, कृष्णा, कृष्णराजी, रामा, राम रक्षिता, वसु, वसुगुप्ता, वसुमित्रा और वसुंधरा। उसके आगे है 29 सूत्र में देवेंद्र देवराज चक्र लोकपाल महाराज सोम के, मतलब ये लोकपाल की बात है। जो 10 पद होते हैं ना अलग अलग टाइप के, इंद्र से स्टार्ट होकर के, उसमें एक लोकपाल भी है। तो लोकपाल सोम के 8 अग्रमहिषियाएं हैं। और इसी प्रकार से देवेंद्र देवराज ईशान के लोकपाल महाराज वैश्रमण, वैश्रमण जो नाम के लोकपाल हैं, उनके भी 8 अग्रमहिषियाएं हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्य नहीं है, इसको हम आगे मतलब बढ़ते हैं इससे। महाग्रह पद। महाग्रह 8 हैं, चंद्र, सूर्य, शुक्र, बुध, बृहस्पति, अंगार, शनिश्चर और केतु। इनको 8 को महाग्रह कहा गया है। इसमें जो अंगार है वो मंगल के लिए अंगार शब्द यूज होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है तृण वनस्पति पद। 32 नंबर है सूत्र। तृण वनस्पति कायिक 8 प्रकार के होते हैं, मूल, कंद, स्कंद, त्वक, शाखा, प्रवाल, पत्र और पुष्प। अब ये जो तृण वनस्पति होती है उनमें उनके जो पार्ट्स हैं, उनके पार्ट्स के आधार पर इनके 8 प्रकार किए गए हैं। एक तो मूल होती है जो जड़ होती है, इसी प्रकार से कंद होती है, मूल और कंद में भी थोड़ा डिफरेंस है। स्कंद होती है, स्कंद मतलब तना। त्वक, त्वक का मतलब होता है छिलका, छाल, तने की छाल या पेड़ में जो छाल होती है वो। शाखा, ब्रांचेज। फिर एक होता है प्रवाल। प्रवाल के बाद है पत्र और पुष्प। तो पत्र तो हो गए पत्ते, पुष्प हो गए फूल। प्रवाल एग्जैक्टली क्या होता है मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, इसको एक बार हम पेंडिंग रखते हैं। उसके आगे है संयम असंयम पद। चतुरेंद्रिय जीवों का आरंभ नहीं करने वाले के 8 प्रकार का संयम होता है। आप समझ गए होंगे 4 इंद्रियां हैं, तो उन चारों इंद्रियों से संबंधित सुख का वियोग न करना और दुख का संयोग नहीं करना। सुख का वियोग नहीं करना, दुख का संयोग नहीं करना। तो ये चक्षुमय, घ्राणमय, रसमय और स्पर्शमय, इस तरह से सुख का वियोग और दुख का संयोग के कॉम्बिनेशन से 8 इसमें बातें हो जाती है। त्रिइंद्रिय वाली बात 6ठे अध्याय में आई थी, तो वैसे ही चतुरेंद्रियों के लिए 8 हो गई। उसके बाद 34 नंबर सूत्र में आगे ये बताया गया है कि सेम इसका अपोजिट है कि चतुरेंद्रिय जीवों का आरंभ करने वाले के 8 प्रकार का असंयम होता है। तो इस तरह से बस ये इतना ही हमारा स्किप हुआ था। और अब हम नॉर्मल जो अपनी पीडीएफ ओरिजिनल आई थी उसको ही बेस बना करके आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सूत्र सूक्ष्म 8 हैं। इसमें 8 प्रकार के सूक्ष्म बताए गए हैं। तो इसका बेसिस क्या है? एक्चुअली ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, किसी न किसी प्रकार से उसमें कोई सूक्ष्मता है, उस आधार पर बस उसका नाम सूक्ष्म दे दिया गया है। जैसे प्राण सूक्ष्म, अब प्राण सूक्ष्म भी होते हैं और स्थूल भी होते हैं, उस अपेक्षा से प्राण सूक्ष्म दिया। फिर पनक सूक्ष्म, पनक सूक्ष्म ये निगोद के जीवों के लिए है, मतलब जो सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव हैं उनकी बात यहाँ की गई है। उसके बाद में बीज सूक्ष्म, अब बीज में भी 2 टाइप के बीज होंगे, एक सूक्ष्म होंगे, एक थोड़े स्थूल होंगे। फिर हरित सूक्ष्म, हरित में भी सूक्ष्म स्थूल का भेद बताया गया है। पुष्प में भी वही बात है, फूल जो होते हैं, पुष्प होते हैं, वो सूक्ष्म भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। सेम बात अंड के लिए है, अंड सूक्ष्म। अंड सूक्ष्म में क्या होता है, जैसे अंडे होते हैं, अब अंडे ऐसे देखते हैं तो बड़े बड़े अंडे दिखते हैं, कबूतर का अंडा लो या कोई भी पक्षी के अंडे बड़े बड़े दिखते हैं। बट जैसे शुक्राणु के साथ में भी एक अंडाणु का मिक्स होने के बाद जन्म होता है, बच्चा जब जन्मता है, गर्भज मनुष्य की बात या गर्भज जो भी तिर्यंश, तो वो अंड वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको सूक्ष्म अंड कहा गया है।
इसी प्रकार से लयन सूक्ष्म का भी कोई ना कोई ऐसा एक आधार होगा। और स्नेह सूक्ष्म, स्नेह कहते हैं एक्चुअली रस को भी स्नेह कहते हैं। तो संभवतः ये रस के लिए आया होगा कि जब कर्म बंधन होता है तो उसमें उसमें एक रस भी होता है, रस या अनुभाग। तो उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है रस की भी, तो शायद उसको स्नेह सूक्ष्म कहा गया हो। तो ऐसे जो 8 भेद यहाँ दिए गए सूक्ष्म के, इसका टिप्पण आदि कुछ उपलब्ध नहीं है बुक में, बट हम एक अनुमान से ऐसा समझ सकते हैं कि शायद कुछ अलग अलग अपेक्षाओं से ये भेद किए गए हैं। तो जितना इसमें दिया गया है उसको मैंने अपनी बुद्धि से समझाने का प्रयास किया। कुछ और व्याख्या अगर कहीं उपलब्ध होगी तो और कभी भी इस पर चर्चा की जा सकेगी। उसके आगे है 36 नंबर सूत्र। चतुरंत चक्रवर्ती राजा भरत के 8 उत्तराधिकारी पुरुष युग राजा लगातार सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिवृत्त और समस्त दुखों से रहित हुए। मतलब क्या हुआ कि उनकी 8 पीढ़ियां मोक्ष गई, इन शॉर्ट। अब वो कौन थे 8 उनकी पीढ़ी वाले, मतलब उनके पुत्र पुत्र के पुत्र, ऐसे 8 पीढ़ी। आदित्य यशा, महायशा, अतिबल, महाबल, तेजो वीर्य, कार्त वीर्य, दंड वीर्य, जल वीर्य। तो ये 8 इनकी भरत चक्रवर्ती के बाद के जो मोक्ष गए उनकी यहाँ पे लिस्टिंग की गई है। पुरुषादानी है, मतलब भगवान पार्श अरहत पार्श के 8 गण और 8 गणधर थे। जैसे भगवान महावीर के 11 गणधर थे, उसी प्रकार से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के 8 गण थे और 8 गणधर थे। तो ये 8 जो गणधर थे उनके नाम दिए गए हैं। शुभ, आर्यघोष, वशिष्ठ, ब्रह्मचारी, सोम, श्रीधर, वीरभद्र और यशोभद्र। उसके आगे है दर्शन पद। दर्शन 8 प्रकार का होता है। अब देखिए जैसे सूक्ष्म के 8 प्रकार थे ना, उसमें भी कोई एक अपेक्षा से नहीं थे, अलग अलग अपेक्षाओं से प्रकार बताए गए, वैसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ भी 3 अलग अलग अपेक्षाएं। प्रथम 3 सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, सम्यक मिथ्या दर्शन, ये दर्शन मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है। उसके बाद चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये दर्शनावर्णीय कर्म में जो दर्शन आता है उसकी अपेक्षा से है, या ज्ञान दर्शन वाला जो दर्शन है उसकी अपेक्षा से है। और 8वां जो भेद है स्वप्न दर्शन, इसकी अपेक्षा और अलग है, भी सपना देखना। अब किसी ने स्वप्न देखा उसको भी स्वप्न दर्शन कह दिया गया, क्योंकि दर्शन वर्ड आ रहा है इसलिए उनको 8 में मिला करके यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया। तो देखिए आधार कुछ भी बन जाता है, ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स आधार ही होता है, केवल यहाँ शब्द को ही आधार बना दिया गया और 3 प्रकार के अलग अलग दर्शनों को एक साथ समाहित करके दर्शन के 8 प्रकार में ले लिया गया है। उसके बाद है औपमिक काल पद। औपमिक अद्धा 8 प्रकार का होता है। अब ये जो अद्धा शब्द आता है ना, अद्धा का मतलब क्या होता है कि किसी प्रयोजन से जब किसी काल का विभाजन किया जाता है, जैसे समय, आवलिका आदि, ये जो कुछ एक उसका पर्पज है कि भाई आवलिका क्यों लिया गया, ताकि उसको हम किसी तरह समझ सके। जैसे दूसरे गुणस्थान का कालमान 6 आवलिका है, तो एक आवलिका जितना हमने तय कर लिया, अब वो कितना है, वो तो असंख्य समय का होता है, अब वो कितने असंख्य लेना है, तो उसका बेस क्या लिया गया कि भाई दूसरे गुणस्थान का 1/6 ले लो, ये एक बेस हो सकता है। या फिर एक और इसका बेस होता है कि जब कर्म कोई उदय में आने वाला हो, तो उसमें एक वर्डिंग आती है उदयावली में प्रविष्ट कर्म। तो उदयावली में प्रविष्ट कर्मों का ट्रीटमेंट अलग तरह से होता है, और जो अभी तक उदयावली में प्रविष्ट नहीं हुए उन कर्मों का अलग तरह से ट्रीटमेंट होता है। तो ये उदयावलिका का मतलब ये होता है कि जो एक आवलिका के अंदर अंदर उदय में आने वाले हैं। तो ऐसे कुछ पर्पस से जब किसी प्रयोजन से काल का विभाजन किया जाता है तो उसको कहते हैं अद्धा। और औपमिक अद्धा का मतलब होता है जो काल उपमा के द्वारा बताया जा सकता है, मतलब जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे साल की तो हम काउंटिंग कर सकते हैं, 365 दिन का एक साल होता है, या महीने की भी हम काउंटिंग कर लेते हैं, 30 दिन का या 31 दिन का या 28, 29, वट, बट एक काउंटिंग तो है उसकी। तो जहां पर काउंटिंग के बियंड होता है, मतलब असंख्य या अनंत होता है, वो सब औपमिक काल होता है। तो ऐसे औपमिक अद्धा जिसे काल कहते हैं वो 8 प्रकार का है। पल्योपम, पल्योपम के बारे में हम जानते ही है, वो पल्य का एक एग्जाम्पल होता है, 4 कोस लंबा चौड़ा डीप एक खड्डा, उसमें बालों से भर दिया और फिर एक एक बाल को 100 साल में निकाले, उसमें जितना समय लगे वो पल्य, मतलब शॉर्ट में बताया मैंने। फिर 10 करोड़ा करोड़ी पल्य इक्वल टू 1 सागर। तो ये भी सागर बहुत बड़ा होता है। वैसे देवताओं की आयु के लिए कहते हैं 33 सागर हाईएस्ट है, तो वो सागर क्या है उसको उपमा से समझा हुआ, इसलिए सागरोपम शब्द आया। इसी प्रकार से अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी ये भी काल ही है, काल चक्र के ही पार्ट है। तो 10-10 सागर के होते हैं ये। फिर पुद्गल परिवर्त, पुद्गल परिवर्त भी एक काल है। उसमें क्या होता है पुद्गल परिवर्त में, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में व्याख्या हो चुकी है ऑलरेडी।
उसमें ये होता है कि जितने भी पुद्गल है इस संसार के, उन सबको परावर्त करना है, मतलब रिवीजन करना है, पुनरावर्तन करना है, उनको गो थ्रू करना है। तो एक एक पुद्गल जब जीव के काम आएगा, उतना समय निकलेगा, तब जाकर के पुद्गल परिवर्त काल बीतेगा। और ये बहुत ही बड़ा होता है, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाती हैं, तब जाकर के पुद्गल परिवर्त कंप्लीट हो पाता है। फिर उसमें दिया गया है अतीत अद्धा। अतीत का मतलब जो पास्ट में औपमिक काल हुए हैं, वो सब अतीत अध्याय में आएंगे। अनागत अध्याय जो भविष्य में होने वाले हैं, वो सब अनागत अध्याय में आएंगे। और सर्व अध्याय में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब आ गया है। देखो प्रेजेंट में तो एक समय ही होता है, प्रेजेंट में एक समय से बड़ा हो नहीं सकता है। तो मैक्सिमम जो काल होते हैं ना, वो अतीत और अनागत के ही होते हैं, बट सर्व में दोनों ही आ गया और साथ में वर्तमान समय भी आ गया। तो इस तरह से ये 8 भेद है औपमिक अध्याय के। आगे हैं अरिष्ट नेमी पद। अर्हत अरिष्ट नेमी से 8वें पुरुष युग तक युगांत कर भूमि रही, मोक्ष जाने का क्रम रहा आगे नहीं। मतलब क्या हुआ, युगांत कर, युग का अंत करने वाली, मतलब जहां पर मोक्ष जाने की बात हो रही है, तो 8वें पुरुष युग तक ही। तो अरिष्ट नेमी के बाद उनके जैसे आचार्य, अब जैसे भगवान महावीर के बाद में भी जम्बू स्वामी अंतिम मोक्षगामी बने इस अपने आर्य के 5वें आर्य में, भरत क्षेत्र में। तो उसमें कितनी हुई, उनकी 3 पीढ़ियां हुई। वैसे यहाँ पर 8 पीढ़ियां हो रही है, 8वें पुरुष युग का मतलब उनकी 8 पीढ़ियां। तो अरिष्ट नेमी की 8 पीढ़ियों तक मोक्ष जाने का क्रम चालू रहा, उसके बाद मोक्ष जाना बंद हो गया। अरहत अरिष्ट नेमी को केवल ज्ञान प्राप्त किए 2 वर्ष हुए थे, उसी समय से उनके शिष्य मोक्ष जाने लगे। तो उसका स्टार्ट पॉइंट भी दिया गया कि जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके 2 सालों में ही मोक्ष जाना प्रारंभ हो गया। देखिए ये बात, इसको एक थोड़ा समझ लेते हैं हम, ये इस तरह से क्यों दी गई है। अरहत अरिष्ट नेमी मतलब क्या हुआ कि ये जो तीर्थंकर हुए हैं, तीर्थंकर क्या करते, ये धर्म को इनिशिएट करते, मतलब इन्होंने पूरा धर्म का प्रतिपादन किया। उससे पूर्व कुछ धर्म नहीं था, या था तो भी वो कुछ अलग अवस्था में या तो विच्छिन्न हो गया, या अब उस रूप में नहीं रहा कि उनके शिष्य मोक्ष जा सके। तो ये क्या करते हैं, जब भी कोई तीर्थंकर धर्म का प्रतिपादन करते हैं नए सिरे से, पूरा अपनी अपनी मतलब प्रज्ञा से, अपने ज्ञान से, वो सारी बातें बताते हैं। और जब उनका उपदेश होता है, उनकी देशना होती है, तो उनकी देशना सुन करके लोग धर्म को सुनते हैं, समझते हैं, संयम ग्रहण करते हैं और फिर मोक्ष चले जाते हैं। तो ये कितना क्विक हुआ, सोचिए, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने उपदेश दिया होगा, फिर लोग कन्वर्ट हुए होंगे और 2 साल में तो मोक्ष भी चले गए। मतलब मोक्ष जाना कितना क्विक हुआ, पहली बार धर्म सुन करके 2 साल में मोक्ष जाना, इट्स वेरी बिग टास्क। तो ये भी संभव है, मतलब इतना कठिन नहीं है धर्म या मोक्ष जाना। इससे ये बात समझ में आती है। उसके बाद है महावीर पद। श्रमण भगवान महावीर ने 8 राजाओं को मुंडित कर अगार से अनगार अवस्था में प्रवर्जित किया। ये 8 राजा हैं जो भगवान महावीर के हाथों से दीक्षित होकर के साधु बने। वीरांगक, वीर यशा, संजय, एणेयक, सेय, शिव, उद्रायण, शंख, काशी, वर्धन। उसके बाद है आहार पद। आहार 8 प्रकार का होता है। वैसे आहार के 4 प्रकार हमने सुने हुए हैं, अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य। अब यहाँ पर मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द और जोड़ दिए गए, तो 4 के बन गए 8। तो मनोज्ञ अशन, मनोज्ञ पान, मनोज्ञ खाद्य, मनोज्ञ स्वाद्य। अमनोज्ञ अशन, अमनोज्ञ पान, अमनोज्ञ खाद्य और अमनोज्ञ स्वाद्य। इस तरह से आहार के 8 प्रकार हो जाते हैं। कृष्ण राजी पद। कृष्ण राजी क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। सनत कुमार और महेंद्र देवलोक के ऊपर तथा ब्रह्मलोक देवलोक के नीचे रिष्ट विमान का प्रस्तट है। प्रस्तट का मतलब उसका एक लेवल, तल, फ्लोर। वहां अखाड़े के समान, अखाड़े का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल, या सॉरी वर्ग होता होगा, स्क्वायर शेप का अखाड़ा। सम चतुरश्र, चतुष्कोण संस्थान वाली 8 कृष्ण राज्य हैं। तो आई थिंक चतुष्कोण अगर आएगा तो वो आयत के लिए, रेक्टेंगल के लिए आएगा, तो अखाड़े से हमें रेक्टेंगल ही समझना होगा। तो रेक्टेंगल संस्थान की, आयत के संस्थान की 8 कृष्ण राजियां हैं, काले पुद्गलों की पंक्तियां। अब ये काले पुद्गलों की पंक्तियां किस तरह की होती है, मान लीजिए एक बहुत बड़ी चट्टान है, पूरी ब्लैक, एकदम काला, ऐसा डार्क काला की बिल्कुल अंधेरा हो जाए मानो उससे। तो ये 8 कृष्ण राज्यां कहलाती है। पूर्व में 2 है, दक्षिण में 2 है, पश्चिम में 2 और उत्तर में 2, ऐसे कुल 8 होती है।
पूर्व की आभ्यंतर, मतलब उसमें हर दिशा में दो दो होती है ना, तो एक अंदर एक बाहर। तो पूर्व की जो आभ्यंतर है वो दक्षिण की बाह्य से स्पष्ट है, उससे टच है। उसके बाद दक्षिण की जो अभ्यंतर है वो पश्चिम की बाह्य से टच है, और पश्चिम की अभ्यंतर उत्तर की बाह्य से टच है। देन उत्तर की अभ्यंतर पूर्व की बाह्य से टच है। इस तरह से ये इसका एक शेप बना रहता है, ऐसे 8 रेक्टेंगल समझ लीजिए। और उसके बाद पूर्व और पश्चिम की बाह्य दो कृष्ण राज्यां जो है ना वो षटकोण वाली हैं। उत्तर और दक्षिण की बाह्य दो कृष्ण राज्यां त्रिकोण वाली हैं। समस्त अभ्यंतर कृष्ण राज्यां चतुष्कोण है। तो मतलब परफेक्ट जो रेक्टेंगल है ना वो तो अभ्यंतर 4 है, बट बाहर वाली जो है ना उसमें साइड में ऐसा थोड़ा सा एक एंगल आ जाता है, तो वो षटकोण बन जाती है या त्रिकोण बन जाती है। इन 8 कृष्ण राज्यों के नाम भी दिए गए हैं। कृष्ण राजी, मेघराजी, मगा, मागवती, वाद परी, वाद परिक्षोभ, देव परिक और देव परिक्षोभ। एक्चुअली ये 8 इनके अलग अलग नाम है, कृष्ण राजी के ही पर्यायवाची नाम है। जैसे मेरू पर्वत के नाम आते हैं ना 15 नाम, मंदर पर्वत आदि, वैसे ही कृष्ण राज्यों के भी 8 नाम आते हैं। इन कृष्ण राज्यों के 8 अवकाशांतरों में 8 लोकांतिक विमान है। मतलब इनके जो अवकाश होते हैं, इन कृष्ण राज्यों के बीच में जो गैप है वहां पर 8 लोकांतिक विमान है। इनके नाम क्या है? अर्ची, अर्चिमाली, वेरोचन, प्रभंकर, चंद्राभ, सुराभ, सुप्रतिष्ठाभ और अंग्यचार्भ। तो ये 8 लोकांतिक विमानों के नाम हैं। अब इन 8 लोकांतिक विमानों में 8 प्रकार के लोकांतिक देव हैं। उन लोकांतिक देवों के नाम यहाँ दिए गए हैं। सारस्वत, आदित्य, वन्ही, वरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाग और अंग्यच अंग्यर्च। इन 8 लोकांतिक देवों की जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति 8-8 सागरोपम की है। मतलब वो 8 सागरोपम उनका आयुष्य होता ही है। जगन्य उत्कृष्ट दोनों 8 ही है, मतलब फिक्स हो गया कि 8 ही सागरोपम वो जिएंगे। उसके आगे बताया गया धर्मास्तिकाय के 8 मध्य प्रदेश है। मतलब उनके बीचों बीच पूरा जो धर्मास्तिकाय है ना उसके एकदम सेंटर में 8 मध्य प्रदेश कहलाते हैं। ये मध्य प्रदेश रोचक प्रदेश भी कहे जाते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में होते हैं। और इनकी कुछ विशिष्टताएं भी है, वो आगे कहीं और उल्लेख आएगा तो उसका और डिस्क्रिप्शन कर पाएंगे। फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि ये कुछ अलग विशेषता लिए हुए होते हैं, रोचक प्रदेश जिसे कहते हैं। और ये सेम चीज अधर्मास्तिकाय में भी है और आकाशास्तिकाय में भी है। ऐसे आकाशास्तिकाय में तो अनंत प्रदेश है, लेकिन फिर भी उसके जो मध्य के 8 प्रदेश है वो समझ लीजिए लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेश और पूरे आकाश के मध्य प्रदेश दोनों सेम हुए। मतलब आकाश जो है ना अनंत हर दिशा में फैला हुआ है, तो इस अपेक्षा से उसको मध्य कहा जा सकता है। और जीव के 8 मध्य प्रदेश, तो ये रोचक प्रदेश धर्मास्तिकाय में भी है, अधर्मास्तिकाय में भी है, लोकाकाश में भी है और जीव में भी है। उसके आगे है महापद्म पद। महापद्म कौन है? ये अरहत महापद्म, मतलब तीर्थंकर। तो महापद्म नाम के तो 24 तीर्थंकर में कोई नाम नहीं आता है। ये हैं पहले तीर्थंकर जो अब बनने वाले हैं, आगामी उत्सर्पणी के प्रथम तीर्थंकर अरहत महाप्रभु। ये 8 राजाओं को मुंडित कर अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित करेंगे। मतलब अब ये दीक्षा देंगे, एडवांस भविष्यवाणी हो रही है ये। इनके नाम क्या क्या हैं राजाओं के जो दीक्षित होने वाले इनके हाथों से? पद्म, पद्म गुल्म, नलिन, नलिन गुल्म, पद्म ध्वज, धनुर्ध्वज, कनक रथ और भरत। उसके आगे हैं कृष्ण अग्र महिषी पद। वासुदेव कृष्ण की 8 अग्र महिषियां थी और उनके साथ उन्होंने क्या किया? अरहत अरिष्टनेमी के पास मुंडित होकर के अगार से अनगार अवस्था में प्रवर्जित हुई और प्रवर्जित होकर के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अंतकृत, परिनिवृत्त और समस्त दुखों से रहित हुई। तो भगवान कृष्ण की जो 8 रानियां थी वो दीक्षित भी हुई और मोक्ष भी चली गई, ये बात यहाँ पर आई है। उनके नाम बताए गए हैं पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा और रुक्मणी। पूर्व वस्तु पद। पूर्व वस्तु मतलब 14 पूर्वों से रिलेटेड यहाँ बात आ रही है। उसमें से एक पूर्व है जिसका नाम है वीर्य प्रवाद पूर्व। इसके 8 वस्तु है। 8 वस्तु का मतलब 8 चैप्टर्स हैं।
और 8 चुलिका वस्तु है, मतलब उनके 8 चुलिका जो अंत में एक अलग टाइप के होते हैं चैप्टर्स, अंतिम सारांश टाइप कह सकते हैं, जो एक्स्ट्रा चुलिका एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती हैं, अटैचमेंट बोल दीजिए बोले। तो इस तरह से ये 8-8 होने से यहाँ पर इसका उल्लेख आया है। इसके आगे है गति पद, गतियां 8 हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, सिद्ध गति, यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे आ रहा है गुरु गति। गुरु गति का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक गति। कोई भी वस्तु नेचुरली ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी मूव होती है ना, नेचुरली अपने स्वभाव से, उसे कहते हैं गुरु गति। तो ये ऊपर की 4 गतियां जो थी वो तो थी जीव की संसार में भ्रमण की अवस्थाएं, और 5वीं जो गति है वो है जब जीव संसार को हमेशा के लिए छोड़ देता है, वो है सिद्ध गति। और उसके बाद की जो 3 गतियां दी गई है, गुरु गति, प्रणोदन गति और प्राग भार गति, ये गतियां गमन से संबंधित है। जब कोई जीव या जीव गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होते हैं, तो उसमें उससे संबंधित गतियां यहाँ पर आई है। तो गुरु गति जैसे मैंने बताया स्वाभाविक गति, और प्रणोदन गति होती है जो किसी की प्रेरणा से होती है। मतलब जैसे कोई इंसान समझो गोली चलाता है, तो वो गोली जो मूव हो रही है उसके रिवॉल्वर से निकल करके, वो उसकी प्रेरणा से हुई, उसने ट्रिगर हिट किया, ट्रिगर दबाया तो गोली हुई, मूव हुई, तो वो गति कहलाएगी प्रणोदन गति। फिर है प्राग भार गति। प्राग भार गति का मतलब किसी और के भार से जो नीचे गिर जाए, जैसे कोई नाव है और नाव में बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया और नाव डूब जाती है, वो नाव दूसरे भार से डूबी है, तो भार के कारण जो गति होती है, जो गमन होता है, वो प्राग भार गति है। आगे है द्वीप समूह पद। द्वीप और समूह से संबंधित पद है ये। गंगा, सिंधु, रक्ता और रक्तवती नदियों के अधिष्ठात्री देवियों के द्वीप 8-8 योजन लंबे चौड़े हैं। अब देखिए ये यहाँ पर है ना, जम्बू द्वीप का नाम नहीं आया वैसे, बट संभवतः यह जम्बू द्वीप की जो नदियां हैं उसी की बात आ रही है। गंगा, सिंधु, रक्ता, रक्तवती। गंगा सिंधु तो है भरत क्षेत्र की नदियां, और रक्ता और रक्तवती है ऐरावत की नदियां। तो इन नदियों की जो अधिष्ठात्री देवियां हैं, उनके द्वीप 8-8 योजन लंबे चौड़े हैं। अब उनके द्वीप कहाँ लोकेटेड हैं? तो संभवतया ये नदियां जहां से स्टार्ट होती हैं, उसका जो एक प्रपात कुंड होता है, उस कुंड के बीच में ये द्वीप होने चाहिए 8-8 योजन के। ये थोड़ी नई जानकारी है, मेरे भी पढ़ी भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जम्बू द्वीप की ही ये जो 4 नदियां हैं, उनके स्टार्टिंग पॉइंट जहां भी होंगे, वहां पर कोई एक द्वीप बना होगा जहां पर ये देवियां रहती हैं। मतलब वो छोटा सा द्वीप होगा, जम्बू द्वीप तो 1 लाख योजन का है, उसमें 8 योजन के तो छोटे छोटे द्वीप हो ही सकते हैं, तो वैसा होना चाहिए, ऐसी संभावना है। उसके आगे हैं उल्कामुख, मेघमुख, विद्युतमुख और विद्युदंत द्वीप 800-800 योजन लंबे चौड़े हैं। ये कौन से द्वीपों की बात आ रही है? जो अंतर द्वीपज होते हैं उनमें। वहां पर क्या क्रम है? 300 योजन, 400 योजन, 500, 600, 700, 800 और 900 योजन। इस तरह से 7-7 द्वीप चारों दिशाओं में हैं, और उन्हीं 4 द्वीपों के यहाँ नाम आए हैं जो 800 योजन वाले हैं, मतलब 4th नंबर के चारों में, 4th नहीं सॉरी 6 नंबर के, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 6ठे नंबर के जो द्वीप हैं चारों दिशाओं वाले, वो 800-800 योजन लंबे चौड़े हैं। उसके बाद कालोद समुद्र की गोलाकार चौड़ाई 8 लाख योजन की है, कालोद समुद्र की। तो इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। 1 योजन का क्या होता है? सबसे पहले जम्बू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र डबल साइज हो जाता है, मतलब 2 लाख योजन। लवण समुद्र के बाद में क्या आता है? धातकी खंड, वो होता है 4 लाख योजन का, और उसके बाद आता है कालोद समुद्र जो 8 लाख योजन का है। तो इस तरह से ये 8 लाख योजन की संख्या मैच हो जाती है। आभ्यंतर पुष्कर अर्ध, मतलब पुष्कर द्वीप के 2 भाग किए जाते हैं मानसोत्तर पर्वत के द्वारा। तो एक तो अंदर वाला भाग जहां मनुष्य रहते हैं, अढ़ाई द्वीप का जो आधा पार्ट हुआ, और वो तो कहलाएगा अभ्यंतर। उसकी गोलाकार चौड़ाई कितनी है? वो भी 8 लाख योजन है, क्योंकि पूरे पुष्कर द्वीप की तो है 16 लाख योजन, तो आधे की हो गई 8 लाख योजन। अब ये सेम बात बाह्य पुष्करार्ध की भी होगी, तो बाह्य पुष्करार्ध की गोलाकार चौड़ाई 8 लाख योजन की है। अब आगे बढ़ते हैं काकिनी रत्न पद। अब ये काकिनी रत्न जो है ना, वो होता है चक्रवर्ती के पास। प्रत्येक चतुरंत चक्रवर्ती राजा के 8 सुवर्ण जितना भारी काकनी रत्न होता है। 8 सुवर्ण जितना हैवी उसका वेट बताया गया है।
तो ये कोई यूनिट है वेट को नापने की, जो आजकल तो नहीं चलती है, प्राचीन समय में चलती थी। तो उसके बेसिस पर इसका एक पैमाना दिया कि 8 सुवर्ण जितना भारी काकणी रत्न होता है। और उसके साथ में क्या बताया गया, वह 6 तल मतलब उसके 6 ऐसे लेवल्स होते हैं, 12 कोण, उसके एंगल्स जो होंगे ना चारों तरफ से वो फैल होंगे, और 8 कर्णिका, कोण के विभाग 8 हैं, और अहरन, अहरन का संस्थान बताया गया है। इस तरह का ये होता है काकिनी रत्न। उसका थोड़ा विश्लेषण यहाँ बताया गया है। जो चक्रवर्ती के जो रत्न होते हैं, उनके जो 14, जिसमें वो पहले भी हमने पढ़ा था कि 7 तो एकेंद्रीय होती है, 7 पंचेंद्रीय होती है, तो उसमें से ये एक काकणी रत्न भी है जो एकेंद्रीय टाइप का है, क्योंकि रत्न आदि एकेंद्रीय जाति के ही होते हैं। मागध योजना पद, मगध में योजन का प्रमाण 8000 धनुष्य का है। अब ऐसे तो कहा जाता है अभी योजन तो जो भी होगा एक जैसा होना चाहिए, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग साइजेज भी चलती है। आज भी हम देखते हैं ना, जैसे कई जगह पर वो बीघा आदि ये जो एरिया चलते हैं, खेतों में होता है अभी इतना बीघा का खेत है, या इतने एकड़ का है, या इतने हेक्टेयर का है। तो उसमें भी कई कई स्थानों पर मतलब अपना अपना एक पैमाना होता है। अभी हमारे यहाँ पे तो 1 एकड़ में इतना स्क्वायर फीट होता है, किसी जगह पर 1 एकड़ में अधिक होता है, किसी में कम होता है। तो ऐसे ही मगध देश में योजन का प्रमाण 8000 धनुष्य का था, मतलब सर्वत्र एक जैसा नहीं था। पर जो शाश्वत योजन होते हैं उसकी साइज एक जैसी होती है। अब ये जो साइज है वो सामान्यतया वहां जमीन नापने के लिए मान लीजिए कोई डील करे कि चलो 5 योजन जगह मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ, तो उसका पैमाना इस आधार पर तय होता है। जम्बू द्वीप पद, सुदर्शना जम्बू वृक्ष 8 योजन ऊंचा है। वह बहुमध्य देश भाग में 8 योजन चौड़ा और सर्व परिमाण में 8 योजन से अधिक है। मतलब क्या होता है, ये जो जम्बू वृक्ष है वो उसकी हाइट बताई गई 8 योजन तो उसकी हाइट है, और बहुमध्य देश भाग मतलब बीच में उसकी जो चौड़ाई है ना वो एक जैसी नहीं है, लेकिन ठीक बीच में जो सबसे एकदम सेंटर बोल सकते हैं वहां पर 8 योजन चौड़ा है। और बहुमध्य का मतलब होता है मैक्सिमम जगह पर, मतलब अधिकांश मध्य में भी ज्यादातर जगह, तो वो 8 योजन चौड़ा है, और सर्व परिमाण में 8 योजन से अधिक है। मतलब क्या हुआ कि सर्व परिमाण टोटल जो हाइट है ना वो 8 योजन दी गई, लेकिन सर्व परिमाण में उसकी जमीन में जो पार्ट गया वो भी काउंट होता है, तो जमीन में भी वो कुछ गया होगा, उस अपेक्षा से वो 8 योजन से अधिक हो जाता है। उसके बाद कूट शाल्मली वृक्ष, ये एक्चुअली 2 मुख्य वृक्ष है जम्बू द्वीप पे, एक जम्बू वृक्ष और एक शाल्मली वृक्ष। तो कूट शाल्मली वृक्ष भी सेम वही चीज है, उसमें भी 8 योजन ऊंचा है, बहुमध्य देश भाग में 8 योजन चौड़ा है, और सर्व परिमाण में 8 योजन से कुछ अधिक है। उसके आगे है तमिश्र गुफा, 8 योजन की है, तो वो गुफा की साइज दी गई है। उसके बाद खंड प्रपात गुफा भी 8 योजन की है, और जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व में सीता महानदी के दोनों तटों पर भी 8 वक्षस्कार पर्वत हैं। चित्रकूट, पक्ष्मकूट, नलिनकूट, एकशैल, त्रिकूट, वैश्रमणकूट, अंजन और मातंजन के नाम दिए गए हैं। और फिर यही बात सीता नदी के शितोदा नदी की बात है, वो ऊपर सीता नदी था, शितोदा नदी में भी ऐसे ही 8 वक्षकार पर्वत के नाम दिए गए हैं। अंकावती, पक्ष्मावती, आशीविश, सुखावह, चंद्र पर्वत, सूर पर्वत, नाग पर्वत और देव पर्वत। समय वैसे हो गया 1-2 मिनट का समय है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जम्बू द्वीप वाले थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व में सीता महानदी के उत्तर में चक्रवर्ती के 8 विजय हैं। वो 8 विजय किस अपेक्षा से, महाविजय के जो है ना 8, उत्तर में पूर्व की तरफ 8, पश्चिम की तरफ 8, दक्षिण में भी ऐसे ही 8-8, तो चारों तरफ जो 32 विजय हैं, तो उनमें दिशा वाइज 8-8 करके और इनको 4 सूत्रों में अलग अलग बता दिया गया है। तो चक्रवर्ती के 8 विजय का मतलब वहां मैक्सिमम हर विजय में एक एक चक्रवर्ती रह सकते हैं, तो उस अपेक्षा से किसी भी विजय में चक्रवर्ती हो सकते हैं, वैसा करके सारे नाम दिए गए। तो 8-8 करके अगले 4 सूत्रों में सभी 32 विजयों के नाम यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद में जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व में सीता महानदी के उत्तर में 8 राजधानियां हैं। तो ये भी वही बात है, महानदी के उत्तर में और पूर्व में तो वही सारी जो
महाविदेश क्षेत्र वाली बात है। तो अगेन 8-8 के यहाँ पे भी 4 सेट है और ये राजधानियों के नाम है एक तरह से। तो ऐसे ये पूरी 32 यहाँ पे नाम आ जाते हैं। और उसके बाद आता है जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व में सीतामादी के उत्तर में उत्कृष्ट 8 अरहत, 8 चक्रवर्ती, 8 बलदेव और 8 वासुदेव उत्पन्न होते हैं और होते होंगे। ये भी वही बात है, महाविदेह के जो 8 क्षेत्र हैं उनमें 8 अरहत हो सकते हैं, 8 तीर्थंकर मैक्सिमम हो सकते हैं। मैक्सिमम की बात यहाँ आई है, चक्रवर्ती भी 8 हो सकते हैं, बलदेव वासुदेव आदि ये सभी 8-8 हो सकते हैं। और सेम वो ये चारों दिशाओं में ये 4 बातें आ जाएगी। उसके बाद एक दो सूत्र और कर लेते हैं। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व में, सीतामादी के उत्तर में, मतलब वही 8 विजयों की ये सारी बात आ रही है। तो वहां क्या क्या है और चीजें, तो दीर्घ बेताड़िए, तमिश्र गुफाएं, खंडक प्रपात गुफाएं, कृतमालक देव, देन 8 गंगा कुंड, 8 सिंधु कुंड, 8 गंगा, 8 सिंधु, 8 ऋषभकुट पर्वत और 8 ऋषभकुट देव। ये जनरली जो कुछ हमारे भारत क्षेत्र में जितना होता है ना, उतना ही सारी चीजें एक एक विजय में होती हैं। तो ऐसे सारी 32 बातें आ जाती हैं, बट 8-8 करके चारों दिशाओं की बात करके सारी महाविदेश क्षेत्र के 32 क्षेत्रों की यहाँ पे बात आ रही है। तो ये भी अगेन 4 पदों में, 4 सूत्रों में 8-8 बात सारी आ जाती है। तो इस तरह से हमने जम्बू द्वीप से संबंधित कुछ बातें आज देखी हैं। तो 85 सूत्र तक आज रखते हैं, समय ऑलरेडी हो गया है। अगर फिर भी कोई जिज्ञासा हो तो 2 मिनट का समय रखते हैं, जिज्ञासाएं आमंत्रित है। ठीक है, तो कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम आगे 86 सूत्र से प्रारंभ कर सकेंगे। समय कल भी यही रहेगा, अगले 2 दिनों तक यही समय रहेगा 7:55 से 8:30 का। और उसके बाद एक दिन का ब्रेक है थर्सडे को, और फ्राइडे से अगेन अपना पहले वाला समय 8:55 वाला शुरू हो जाएगा। जय जिनेंद्र, ओम अरहम।